हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर हमारा है तीसरा, चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसको हम बिल्कुल डीप डिस्कस करेंगे, यानी कि हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस चैप्टर से आती हैं वो सारे की सारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप सिलेबस देख लीजिए, ये टोटल 10 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में आ रहे हैं बुक 1 से। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। इस कहानी को आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है और आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इस कहानी का यूज़ होगा, तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था और कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपको इस स्टोरी से आपके आगे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, क्लासरूम में एक दिन जो टीचर हैं वो टीचर कहती हैं कि हमें ए और बी, दो बच्चे हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, इन दोनों में से किसी एक को क्लास का मॉनिटर बनाना है। ठीक है, मैम क्या कहती है कि ए और बी में से किसी एक को मॉनिटर बनाना है। तो क्लास में स्टूडेंट हैं 30, तो कह देती है मैडम कि आप ए को अगर मॉनिटर बनाना चाहते हो तो ए को वोट कर दो, अगर आप बी को बनाना चाहते हो तो बी को कर दो। तो 20 बच्चे, 30 में से 20 बच्चे जो हैं वो ए के सपोर्ट में आ जाते हैं, यानी ए को वोट कर देते हैं, और जो बचे हुए 10 स्टूडेंट हैं वो बी को सपोर्ट करते हैं। यानी कि ज़्यादा वोट किसको मिले? ए को मिले, तो मॉनिटर कौन बन जाएगा? ए बन जाएगा। बस इतनी छोटी सी एक कहानी थी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस कहानी को भूल जाओ, आगे जब हम कॉन्सेप्ट कई सारे पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस स्टोरी का यूज़ होगा और मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि चुनाव से क्या अभिप्राय है। पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो चुनाव के ऊपर है, यानी इलेक्शन के ऊपर है। इलेक्शन क्या होता है, चुनाव क्या होता है, ये बताना है आपको। देखिए, किसी फैसले को लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, इसलिए जनता जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने नेता यानी अपना जो प्रतिनिधि है उसको चुनती है, ये प्रक्रिया चुनाव कहलाती है। बहुत ही सिंपल, एकदम साधारण। आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिसमें जनता जो है डायरेक्ट उसमें हिस्सा नहीं ले सकती। ठीक है, तो ऐसे में जनता क्या करती है, अपना एक नेता चुन देती है वोट करके, और वो नेता उसके लिए काम करता है, यानी उस जनता के लिए काम करता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया से वो नेता चुना जाता है उसको चुनाव कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा स्टोरी से रिलेट करके देखते हैं। देखिए, क्लासरूम में टोटल 30 स्टूडेंट थे और छोटा सा एक वोट करवाना था कि बताइए किसे मॉनिटर बनाया जाए। सबने क्या करा, डायरेक्ट मैडम ने स्टूडेंट से बोला कि बताइए किसे हम मॉनिटर बनाएं, डायरेक्ट बोला। और स्टूडेंट ने डायरेक्ट मैडम को बोला कि भाई हमें ए को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ए को वोट दे दिया। ये तो डायरेक्ट है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉसिबल था क्योंकि क्लास में स्टूडेंट की संख्या कम थी, इसीलिए आसानी से ये काम हो गया। लेकिन अब इसी को एक देश के कॉन्सेप्ट में देखो। देखो, एक देश की जनसंख्या करोड़ों में होती है। जैसे मान लो भारत देश है, करोड़ों लोग भारत में रहते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई एक मुद्दे पे जनता से कोई राय लेनी हो या कुछ हो, तो ऐसे में क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। क्लासरूम में कम बच्चे थे तो ये पॉसिबल था, उन्होंने पूछ लिया, ऐसा हो गया। लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता, फिर वहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया भी कुछ इसी तरीके से होती है कि डायरेक्ट लोग जो है, ठीक है, सीधा सीधा मतलब फैसला किसी चीज पे नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो अपने द्वारा एक जनता का प्रतिनिधि चुन देते हैं और वो फिर इसी प्रक्रिया को हम चुनाव कहते हैं। यहाँ पे चुनाव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। आगे है कि चुनाव प्रक्रिया द्वारा जिस व्यक्ति को चुनकर संसद में या विधानसभा में भेजा जाता है उस व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है। कई बार आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल 1 या 2 नंबर में पूछ लेंगे आपसे, बताइए प्रतिनिधि का क्या मतलब है, या जन प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि, या फिर इसको और आसान भाषा में नेता कहते हैं। यानी नेता और लीडर का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, जनता जिस व्यक्ति को वोट करके जिता देती है और वो जीतने के बाद संसद में या विधानसभा में जाता है तो वो जनता का प्रतिनिधि कहलाता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको पहले से ही पता होगा। आगे देखते हैं। जब हम किसी नेता को चुनकर भेज देते हैं तो ये जो नेता होता है ये जनता के द्वारा चुनकर ही संसद में या विधानसभा में जाता है, तो ये जनता का प्रतिनिधि बन जाता है। यानी इसका कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र से इसने चुनाव लड़ा है, उस क्षेत्र से जीता है, तो उस क्षेत्र की जो जनता है उसका वो प्रतिनिधि हो गया है। ठीक है, उस क्षेत्र की जनता नहीं तो उसको वोट देके आगे भेजा है, तो अब उस जनता के लिए वो काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जाके जनता के कल्याण के लिए नीति यानी कि पॉलिसी बनाया करते हैं और देश के लिए कानून वगैरह बनाते हैं। तो ये चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये भी आपके पेपर में आएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है? देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जहाँ पे
ठीक है, जनता डायरेक्ट ही मतलब चुन ले तो वो एक तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो किसी देश के कॉन्सेप्ट में ना ये चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाती हैं डायरेक्ट वाली। तो देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता होती है वो रोजमर्रा के जो डेली लाइफ के जो फैसले होते हैं और सरकार चलाने में सीधा भाग लेती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट ही जनता उसमें शामिल हो रही है। प्राचीन यूनान की जो स्थानीय सरकार थी, ये इसमें यही होता था कि भाई उसमें क्या होता था, शासक जो होता था वो जनता को एक जगह इकट्ठा करता था, उससे पूछ लेता था और वहीं पे बात हो जाती थी। तो ये स्थानीय सरकार हो गई, या फिर मान लो ग्राम सभा, ये सब कहीं ना कहीं इसके आसपास ही हैं। लेकिन यहाँ पे बात बिल्कुल अलग हो जाती है कि ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना ये पॉसिबल नहीं है। अब किसी देश की जनसंख्या जो है वो लाखों करोड़ों में है। अब लाखों करोड़ों लोगों को फैसला लेना है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो सही तरीके से अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जनता क्या करती है, जनता का शासन का अर्थ यहाँ पे हो जाता है कि जनता के प्रतिनिधि द्वारा चलने वाला शासन। ठीक है, यानी जनता ने क्या करा, जनता डायरेक्ट तो नहीं शामिल हो सकती, तो जनता ने एक अपना नेता, जिसको प्रतिनिधि कहते हैं, नेता चुन लिया। अब वो नेता जनता के लिए काम करेगा। ठीक है, यही होता है ना, यही आपको समझना था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, चुनाव आयोग, कि हमारे यहाँ पे ये जो चुनाव का चैप्टर है ना, इसमें से एक क्वेश्चन चुनाव आयोग से आता ही आता है। तो चुनाव को कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, चुनाव आयोग की होती है। इसको इलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है, इसको निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है, इसको चुनाव आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आपसे पूछे आपको बता देना है पेपर में, आसान बिल्कुल। तो समझिए चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा। भारत में चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है, इसको चुनाव आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए एक संस्था है भारत में जिसको हम कहते हैं चुनाव आयोग। ये स्वतंत्र है, यानी ये स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है, निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है, बिना किसी दबाव के काम कर सकती है। इसको सारे अधिकार मिले हुए हैं चुनाव आयोग को। ठीक है, तो भारत में चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र आयोग है जिसको हम चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान का जो आर्टिकल 324 है, यानी अनुच्छेद 324 है, उसमें निर्वाचन आयोग का वर्णन आपको मिलता है। भारत के निर्वाचन आयोग की मदद करने के लिए हर राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ये भी याद रखें, भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे राज्य हैं। अब हर राज्य में क्या, एक चुनाव आयोग का जो चुनाव आयोग जो है उसकी मदद करने के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है वो स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये जो लोकल लेवल के चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग नहीं कराता। इसके लिए क्या होता है, लोकल जो चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हो गए, इसके लिए क्या होता है, हर राज्य में राज्य के निर्वाचन आयुक्त वगैरह होते हैं। ठीक है, वहाँ का निर्वाचन आयोग होता है एक अलग। और भारत का चुनाव जो है, चुनाव आयोग, वो बिना किसी दबाव के काम करता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि स्वतंत्र होता है, निष्पक्ष रूप से काम कर सकता है और बिना किसी के दबाव के काम कर सकता है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र संस्था होती है। ठीक है, चुनाव आयोग में 3 सदस्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, मुख्य, और 2 होते हैं उसके साथ होते हैं जो जिसको हम अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए पहला चुनाव आयुक्त कौन था। तो पहला चुनाव आयुक्त जो था वो सुकुमार सेन थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने क्या सीखा कि चुनाव आयोग भारत में एक स्वतंत्र और एक निष्पक्ष संस्था है जिसका काम होता है चुनाव कराना। इसके बारे में जानकारी हमें आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है, वहाँ से हमें जानकारी मिल जाती है। हर राज्य में निर्वाचन आयोग की मदद के लिए क्या होता है, एक अधिकारी होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। ये भी हमने समझ लिया कि जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं लोकल लेवल के, वो ये नहीं कराता, उसके लिए अलग है, और बिना किसी दबाव के काम करता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। और 3 सदस्य होते हैं मेनली, एक तो मुख्य होता है और इसके अलावा 2 अन्य होते हैं, और पहले सुकुमार सेन थे ये। तो ये बेसिक सी जानकारी थी, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब आगे चलते हैं और थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो चुनाव आयोग होता है, इसके काम क्या होते हैं, क्या कार्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद करके जाइए, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चुनाव आयोग का काम क्या है, चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची तैयार करना, यानी कि जो वोटर्स होते हैं, जो वोट देने वाले होते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है जिसको वोटर लिस्ट या फिर मतदाता सूची कहते हैं। इसको तैयार करने का काम किसका होता है, चुनाव आयोग का होता है। चुनाव का संचालन करना, यानी चुनाव को
करवाना, ठीक है, पूरा उसका जो प्रोसेस है उसको करवाना, उसमें चुनाव की तैयारी करना, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, ठीक है, चुनाव को वोटिंग डलवाना, उसके बाद में रिजल्ट घोषित करना, ये पूरा चुनाव आयोग का काम है। तो ये इसका संचालन करने का काम किसका है? चुनाव आयोग का। फिर क्या है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना इसका कार्य होता है। और आचार संहिता जारी करना, आचार संहिता क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब चुनाव कराए जाते हैं तो उस समय में जब चुनाव की डेट की घोषणा की जाती है उस समय में कुछ आचार संहिता लागू कर दी जाती है। आचार संहिता क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं, यानी कुछ नियम होते हैं जो पर्टिकुलर चुनाव से पहले लागू किए जाते हैं और चुनाव के एंड तक चलते हैं। इन रूल्स को मानना पड़ता है, ठीक है, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हो गई या जो उम्मीदवार हो गए, ठीक है, जनता हो गई, उन सबको ये इसको मानना पड़ता है, कुछ नियम होते हैं। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह जारी करना, राजनीतिक पार्टियों को जो चुनाव चिन्ह मिला होता है ना, ये भी कौन देता है? ये चुनाव आयोग ही देता है। राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण करना, यानी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, मान लो कोई नई पार्टी बनाना चाह रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, तो वो सारा काम भी चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। फिर क्या है कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय करना, कि भाई कितना एक कैंडिडेट को कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा खर्च करना है, ठीक है, उसकी एक लिमिट तय कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया जा सकता। तो ये भी किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। तो ये चुनाव आयोग के काम हो गए। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो हमारी जो चुनाव प्रणाली है ना, जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, इसमें कुछ कमियां हैं, तो उसके दोष बताने हैं। या तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, इसके काम बताओ, या फिर इसके दोष आएंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए चुनाव आयोग चुनाव प्रणाली की क्या कमियां हैं ये समझिए। तो हमारे यहाँ पे जो चुनाव होता है इसमें ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है, अधिक धन खर्चना ये एक गलत बात है। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, पानी की तरह बहा देते हैं कुछ लोग तो पैसे को। इसके बाद है वोटों को खरीदा जाना, वोट खरीद लेते हैं, लोगों को लालच देके 2-2 हज़ार रुपये, हज़ार रुपये, 500 रुपये दे के उनका वोट खरीद लेते हैं। यानी कि 500 रुपये पकड़ा देंगे, बोलेंगे भाई हमें ही वोट देना, ठीक है, वो लालच में आके क्या करता है, उसको वोट दे देता है। फिर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगा जाता है। राजनीति में आपको पता है अपराधी जो है, क्रिमिनल जो है, कई सारे नेता हैं जिन पे कई सारे क्रिमिनल केस हैं, वो भी आके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में अपराधी भी आ रहे हैं, ये हमारी चुनाव प्रणाली की कमी है। फिर यहाँ पे लुभावने वादे किए जाते हैं, किसी को सिलाई मशीन देने का लालच दिया जाता है, किसी को शराब बांटी जाती है, कभी पैसे बांटे जाते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे, न्यूज़ वगैरह में आता रहता है कि कुछ लुभावनी वादे करना, लुभावनी चीज़ें देना, इस तरीके से उनको लालच में फंसाना और उनसे वोट लेना, ये काम भी होता है। फिर चुनाव में कई बार हिंसा का प्रयोग भी हो जाता है, बूथ कैप्चरिंग वगैरह कर ली जाती है, ठीक है, ये भी होता है। और वोट के बदले पैसे या वस्तु या फिर अन्य प्रकार का कोई लालच देना, ये सब किस में आ जाता है? चुनाव प्रणाली के दोष में आ जाता है। ये सारी कमियां हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? चुनाव आयोग के काम पढ़ लिए। अब हमने चुनाव की जो हमारी कमियां थी वो पढ़ ली। अब चुनाव की जो कमियां हैं इसको दूर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कुछ सुधार करना जरूरी है ना। तो उसको सुधार करने के लिए कुछ हमें सुझाव मिले हुए हैं, ठीक है। सुझाव जो है जनता ने भी दिए हैं और संस्थाओं ने भी दिए हैं, ठीक है, नेताओं ने भी दिए हैं। तो कई तरह के सुझाव आए हुए हैं, तो इन सुझावों को समझिए कैसे, मतलब ये सुझाव हैं, कैसे सुधार किया जा सकता है। तो देखिए एक सुझाव तो ये कहा जाता है कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली। हमारे यहाँ पे चुनाव में जो दो तरह की प्रणाली चलती है, एक तो है सर्वाधिक मत पे जीत वाली, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा, ये वाला सिस्टम। दूसरा क्या है? एकल संक्रमणीय है, ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ इसी में, ठीक है, आगे है, मैंने रखा हुआ है इसको। तो यहाँ पे जो ये वाला सिस्टम है ना, सर्वाधिक मत वाला, कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रणाली को खत्म करके इसकी जगह में समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है इसको लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। और जिस राजनीतिक दल को, जिस राजनीतिक पार्टी को जिस अनुपात में वोट मिलते हैं उसी अनुपात में उसको सीटें मिलेंगी, ठीक है। ये सुधार किया जा सकता है। दूसरा सुधार क्या है कि संसद और विधानसभा में 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए, जिसमें महिलाओं को भी मतलब उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का फ़ायदा मिल सके। फिर क्या है, यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस है, मान लो कोई कैंडिडेट है उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो ऐसे में उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, ये भी सुधार किया जा सकता है। फिर क्या है कि राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं इनका जो काम करने का तरीका होता है उसको नियंत्रित करने के लिए कानून होना चाहिए, क्योंकि कई आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियों का जो तरीका होता है काम करने का वो गलत होता है, ठीक है।
और आगे देखिए, चुनाव प्रचार में जाति का, धर्म का, जाति का यूज़ कर लेते हैं, धर्म के नाम का यूज़ करते हैं और फिर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। इसको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। यानी कि चुनाव जो होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें जाति धर्म वगैरह कोई ऐसी चीज़ों को लाना ही नहीं चाहिए। फिर क्या है कि चुनावी राजनीति में धर्म का प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कठोर प्रावधान होने चाहिए। ये कुछ सुझाव दिए गए हैं कि अगर ये चीज़ें अप्लाई कर देते हैं तो चुनाव में सुधार हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में चुनाव व्यवस्था, जो अभी मैंने आपको 2 तरह की प्रणाली पढ़ाई थी ना, अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान है, आप समझ जाओगे। तो देखिए, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। यहाँ पे चुनाव जो है निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से होता है। और कौन करवाता है चुनाव? आपको पता है, हमारा चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है, ये चुनाव कराता है, इसकी जिम्मेदारी, और ये एक स्वतंत्र संस्था, ये हम पढ़ चुके हैं। भारत के संविधान में चुनाव संचालन की पूरी व्यवस्था का बहुत डिटेल में वर्णन किया हुआ है कि कैसे चुनाव होंगे, कौन कराएगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, सारी चीजें हमारे संविधान में मिल जाता है। आगे देखिए, भारत में 2 प्रकार के चुनाव व्यवस्था है। पहली चुनाव व्यवस्था जो है वो ये है कि सर्वाधिक मत के आधार पे जीत। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये सब जानते हैं इसको। या फिर इसको और दूसरी भाषा में और आसान शब्दों में कहें तो ये बोलेंगे, जो सबसे आगे वही जीते, यानी जो सबसे ज़्यादा वोट ले लेगा वही जीत जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी कि देखिए, अब वो क्लासरूम वाला एग्जाम्पल दोबारा से याद कीजिए। मैम ने क्या बोला था? 2 स्टूडेंट है, ए और बी, यानी 2 कैंडिडेट मान लो इसको, ये चुनाव लड़ रहे हैं, और जो स्टूडेंट थे 30, उन्होंने वोट करा था, उसको आप जनता मान लो। सबसे ज़्यादा वोट ए को मिले थे, 20 वोट मिले थे, याद है आपको? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था एग्जाम्पल। तो यानी ये जीत गया। सेम यही वाला सिस्टम है, यानी कि एक सीट पे कई सारे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, 2, 4, 5, 10, 12, जितने भी खड़े हो जाएं, उन सभी को क्या होता है? चुनाव लड़ना होता है। जनता जाके उनको वोट देती है। लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो ये देखा जाता है कि किस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। बहुत ही सिंपल है, ये तो बिल्कुल ही आसान है, आप सभी जान जाएंगे। ठीक है, अब है दूसरा। हमारे यहाँ पे जो मेन चुनाव हैं वो लगभग इसी से होते हैं, लेकिन कुछ इसको हम प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, इसको प्रत्यक्ष प्रणाली कह सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जनता जो होती है वो वोट देने जाती है और उसको पता होता है कि भाई हमारा ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, ये सब हमारे सामने है। जिसको दिल करे उसको, जिसको वो से अच्छा लगता है उसको वो वोट दे देती है। डायरेक्ट यहाँ पे जनता वोट दे रही है, इसको प्रत्यक्ष भी हम कह सकते हैं चुनाव प्रणाली। ठीक है, अब दूसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। इसको हम 2 नाम से जानते हैं। एक तो जानते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या फिर इसको हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, तो आपको याद रखना। अब ये जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसको समझना, इसको अप्लाई कर पाना मुश्किल है। अब देखो, ये जो व्यवस्था है ना, ये कई सारे देशों में होती है। जैसे इजराइल में भी ऐसा होता है, भारत में भी होता है, अन्य देशों में भी होता है, लेकिन सब जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। तो भारत में कैसा होता है हमको ये याद रखना है। ठीक है, बाहर का आप याद रखो ना रखो, पर भारत वाला याद रखना, क्योंकि ये पेपर में आएगा। तो देखिए, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत। इस व्यवस्था में जिस उम्मीदवार को अन्य सभी उम्मीदवारों से अधिक वोट मिल जाते हैं वो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहला वाला है। चुनाव 2 प्रकार के बताया था ना, पहला वाला जिसमें सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिलेंगे वो जीत जाएगा, यानी कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, जीता हुआ कैंडिडेट जो है जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों में बहुमत मिला हो, नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मतलब उसको 50% या इतने परसेंट या उतने परसेंट वोट मिले हो। उसको अगर सभी कैंडिडेटों से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं तो वो जीता हुआ माना जाएगा। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते वाली प्रणाली कहा जाता है। इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। संविधान जो है हमारा वो इसी विधि को स्वीकार करता है, और हमारे यहाँ पे विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव जो होते हैं वो इसी प्रणाली पे होते हैं। अब ध्यान रखिए, तो ये तो है सर्वाधिक मत के आधार पे जीत प्रणाली। कहाँ पे होते हैं? विधानसभा के, लोकसभा के, या जो हमारे लोकल इलेक्शन होते हैं। ठीक है, निगम वगैरह के जो इलेक्शन होते हैं या पंचायत वगैरह के, वो यही सिस्टम होता है। अब जो दूसरा है ये कॉम्प्लिकेटेड है। पहला वाला तो बहुत आसान है कि सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिले वो जीत गया, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ याद ही नहीं रखना। तो अब हम बात करेंगे ये जो हमारी दूसरी चुनाव की प्रणाली है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या फिर जिसको हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे 4 तरह के चुनाव हैं। एक तो राष्ट्रपति का चुनाव, एक उपराष्ट्रपति का चुनाव, फिर राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव। इन चारों चुनाव के लिए
इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यह जबकि लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव या फिर जो लोकल चुनाव होते हैं जैसे नगर पालिका, नगर निगम वगैरह के, वो तो आपके सर्वाधिक मत वाले तरीके से होते हैं कि जो ज़्यादा वोट पाएगा वही जीत जाएगा। लेकिन ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए जो चुनाव होते हैं वो इस पद्धति पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट वोट नहीं करते। इनको कौन वोट करता है? इनके लिए वोट करता है, मतदान जो करता है वो हमारे द्वारा चुने हुए जो हमारे एमएलए होते हैं या जो हमारे एमपी होते हैं, जिनको हम वोट देकर जिताते हैं, ठीक है, हमारे प्रतिनिधि, ये इनके लिए वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो वोट करने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अब देखिए, जो हमारे लोकसभा के या जो विधानसभा के चुनाव होते हैं जिसको हम डायरेक्ट वोट करके आते हैं, उसमें क्या सिस्टम था? वहाँ पे क्या था, जैसे आप वोटर हो, ठीक है, आप जाते थे, आप वोटिंग के समय वोट देने जाओगे तो आपकी जो सीट है, आपकी विधानसभा या लोकसभा जो सीट है, वहाँ से 8, 10, 12, 15 जो भी कैंडिडेट खड़े हैं वो सब आपको पता होते हैं कि भाई ये कैंडिडेट है। ईवीएम मशीन में उन सब के नाम लिख रहे होते हैं, सब कुछ। तो आपको जौन सा कैंडिडेट पसंद है आप उसको वोट कर सकते हो। मान लो पहले नंबर का कैंडिडेट आपको पसंद है तो आप उसको वोट करके आ जाओगे, बाकी से आपको कुछ लेना देना नहीं है, यानी आपका वोट एक ही कैंडिडेट के लिए है। लेकिन जो ये वाले चुनाव होते हैं ना, ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे एमएलए जो हमारे एमएलए और एमपी वगैरह जो इनको चुनते हैं, इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है एक ऑप्शन। ये ऑप्शन ऐसा होता है कि इनके पास, जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हैं तो ये चारों को वोट कर सकते हैं। समझ रहे हो कैसे? अब मान लीजिए कि कोई आपका एमएलए है जिसका नाम रमेश है, वो गया वोट देने, तो उसको अगर ऐसा लगता है कि जो बी कैंडिडेट है, यानी बी नाम से जो कैंडिडेट है वो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रखेगा, यानी वो इसको जिताना चाहता है तो उसको पहले नंबर पे रख देगा। फिर अगर मान लो ये नहीं जीता तो दूसरे नंबर पे किसको वो जिताना चाहता है, मान लीजिए ए को दूसरे नंबर पे रख देता है। यहाँ पे वो सी को पसंद नहीं करता, ठीक है, डी को तीसरे पे रख देता है, सी को बिल्कुल पसंद नहीं करता लेकिन उसकी मजबूरी है कि वोट उसे भी देना है, तो उसे सबसे लास्ट वाली प्रेफरेंस पे रखेगा। फिर मान लो कोई सुरेश नाम का आपका एमएलए एमपी है, वो वोट करेगा, हो सकता है उसको ए कैंडिडेट ज़्यादा पसंद हो तो उसको पहले नंबर पे रख सकता है, किसी को चौथे पे, किसी को दूसरे पे, किसी को तीसरे से, इस तरीके से करके सभी अपने अपने हिसाब से जो कैंडिडेट है उसको अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, वोटिंग कर देंगे। तो ये तो हो गया वोट, यानी यहाँ पे क्या है, वोट करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये आपको समझ में आया? यानी कि अपनी पसंद, प्रेफरेंस के हिसाब से वोट करेंगे और 1 2 3 4 इस तरीके से वोट करेंगे। जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद होगा उसको 1 पे रखेंगे, फिर जो कम पसंद होगा उसको 2 पे, जो और कम पसंद होगा उसको 3 पे और 4 पे, ऐसे ऐसे करके जैसे कैंडिडेट है उस हिसाब से वोटिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के आधार पर उसको जीत हार देखी जाती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, इसको पहले समझ लेते हैं हम। यहाँ तो आपको इतना समझ में आया होगा, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये जो जैसे मान लो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, तो क्या आपको पता होगा कि राज्यसभा की चुनाव में हर राज्य की अपनी सीटें फिक्स होती है। किसी को 1 सीट है, किसी की 2 सीट है, किसी की 3 है, किसी की 10 है, तो सबकी फिक्स है सीट। तो मान लो कि आपके जो एमएलए वगैरह इनके लिए, इनको क्या करते हैं, वोट करते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं हम कि राजस्थान में कहीं चुनाव है और 200 विधायक इस चुनाव में शामिल होंगे, ठीक है, और कितने कैंडिडेट चुनने हैं, उनको 4 चुनने हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कुल मतदान ऊपर रखा जाता है, यानी कितने 200 मतदान, 200 वोट पड़ेंगे, ठीक है, कितने कैंडिडेट चुनने हैं, 4 चुनने हैं, तो इसको नीचे रख देंगे, +1 कर देते हैं और ब्रैकेट बंद करके +1, ये फॉर्मूला होता है, इसके आधार पर देखा जाता है। तो टोटल आप देखो 200, 4 + 1 5 हो जाएगा, और काट दोगे आप इसे तो आपका ये हो जाएगा 40, ठीक है, और +1 था यहाँ पे तो ये 41 हो जाएगा, यानी 41 सीट 41 वोट अगर लेकर आ जाएगा कोई कैंडिडेट तो वो जीत जाएगा, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे इस तरीके से सबने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से क्या करा, वोट कर दिया। फिर क्या होगा, फिर होगी वोटों की गिनती। जब चुनाव हो जाएगा, मतदान हो जाएगा तो वोटों को गिना जाएगा। तो सबसे पहले कैसे गिना जाएगा, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किसने प्रेफरेंस 1 में किसको रखा हुआ है, ठीक है, प्रेफरेंस फर्स्ट किसको रखा गया है। तो देखा जाएगा कि कौन, मान लो ए कैंडिडेट है, इसको सबने, ज़्यादातर लोगों ने इसको प्रेफरेंस 1 में रखा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर ये आ रहा है तो ये हो गया, तो ये जीत जाता है। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो जाता है प्रेफरेंस 2 और 1 इन दोनों में ही, मतलब 2 कैंडिडेट, बी कैंडिडेट और इन दोनों के सेम वोट आ जाते हैं, मान लो इसको 50 वोट मिले तो इसको भी 50 ही मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, इन दोनों के बीच में टाई हो जा रहा है, तो ऐसे में कोई भी नहीं जीतेगा। तो फिर क्या होगा, सेकंड वाली गिनती होगी, इसके बाद थर्ड वाली गिनती होगी, और फिर जो वहाँ पे विनिंग होगा उसको विनर मान लिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो
पहली वरीयता में गिना जाता है ना, वहीं पे हार जीत का पता लग जाता है। दूसरी और तीसरे की जरूरत जो है कम ही पड़ती है, पहले में ही क्लियर हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तरीका अलग है। अब यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा कि एक वो तरीका है जिसमें जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर आता है वो जीत जाता है, और एक ये तरीका है जिसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल सा है, टफ है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस तो पता लग गया होगा कि ये आसान नहीं है, वो ज़्यादा आसान है। तो यहीं पे एक चीज़ बन जाती है आपके सामने, क्वेश्चन ये भी आ जाता है पेपर में कि बताइए भारत में सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को ही क्यों लागू किया गया, एकल जो संक्रमणीय प्रणाली उसको क्यों नहीं लागू किया गया। तो देखिए, एकल संक्रमणीय जो प्रणाली है ये जटिल है, यानी मुश्किल है, ठीक है। और किसी छोटे देश में तो इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में इसको लागू कर पाना थोड़ा आसान नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है। सर्वाधिक वोट से जीत वाली जो व्यवस्था है ये इसलिए सफल है, इतनी लोकप्रिय है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। इसे मतलब क्या है कि कोई भी वोटर इसको आसानी से समझ सकता है, जिसको राजनीति के बारे में, जिसको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, जिसको चुनाव के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो भी इसको आराम से समझ सकता है। सीधी सीधी बात है, जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसीलिए क्या करा गया है, इसको लागू किया गया है भारत के अंदर, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे एक बार पेपर में आपके ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो सर्वाधिक मत के आधार पे जो जीत वाली प्रणाली है और ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अंतर पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, या फिर इनकी विशेषताएं पूछ लेते हैं। तो आप ध्यान में रखना इसको, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, तो मैं इसको लिख के चल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये जो प्रणाली है ये हमारे लोकसभा के चुनाव में होती है, हमारे विधानसभा के चुनाव में होती है, या जो लोकल चुनाव होते हैं उसमें होती है। समानुपातिक वाली किस में थी, राज्यसभा के चुनाव में थी, ठीक है, विधान परिषद के चुनाव में थी, राष्ट्रपति के चुनाव में थी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में थी ये प्रणाली। ये दोनों कहाँ कहाँ कैसे कैसे वोट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, पहली चीज़। अब देखो, इसमें क्या होता है, जो सर्वाधिक मत के आधार पर जो जीत वाली प्रणाली, इसमें पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। जैसे आप देखोगे, आप जहाँ पे रहते हो, आपके यहाँ की जो विधानसभा सीट होगी, तो कहते हैं ना ये विधानसभा सीट है, तो आपके उस विधानसभा सीट में बहुत सारे एरिया आ जाएंगे, या लोकसभा सीट है आपकी, उसमें और बहुत सारे एरिया आ जाएंगे। इस तरीके से बांटा होता है, यानी पूरे देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। और इस वाले में, समानुपातिक वाले में क्या होता है, इसमें किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, यानी पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाएगा, और पूरा का पूरा देश जो है वो उसमें निर्वाचन क्षेत्र में गिना जाएगा। यानी पूरा देश जो है वो एक निर्वाचन क्षेत्र है, उसको टुकड़ों में नहीं बांटेंगे। जबकि यहाँ पे टुकड़ों में बांट के छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, या फिर जो नगर निगम वाले नगर पालिका क्षेत्र होते हैं, इस तरीके से बांटा होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस हो गया। और क्या डिफरेंस है इसमें, क्या होता है, देखिए, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यहाँ पे एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, क्लियर है। देखो, हर जो एक क्या है, यहाँ पे एक छोटा क्षेत्र है, एक दूसरा क्षेत्र है, एक तीसरा क्षेत्र है, इस तरीके से कई सारे क्षेत्र में बटा होता है। तो हर सीट से एक ही कैंडिडेट जीतेगा, ये तो आपको पता ही है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे बांटा तो जाता ही नहीं, इसमें तो पूरा देश ही हो जाता है, और देश के अंदर फिर राज्य होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो, एक ही देश के अंदर, यानी एक ही क्षेत्र के अंदर कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे जीत जाते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे मतदाता जो है वो प्रत्याशी को वोट देता है, यानी कि जो उसका नेता है, नेता को ध्यान में रख के वोट देता है। जबकि यहाँ पे पार्टी को वोट दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पार्टी को वोट दिया जाता है, यहाँ पे नेता को वोट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए आपको देखने को मिलता होगा कई बार कि बहुत बड़ी पार्टी का बड़ा नेता भी कई बार चुनाव हार जाता है, और कोई लोकल सा नेता जो है वो जीत जाता है। क्यों? क्योंकि लोग कैंडिडेट को देखकर वोट देते हैं। अगर कैंडिडेट उनके ज़्यादा करीब है, उनका ज़्यादा, उन्हें लगता है कि ये कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है, तो वो उसको वोट देंगे, वो पार्टी को देख के वोट नहीं देंगे। जबकि यहाँ पे केवल पार्टी को देख के वोट दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। इसके बाद क्या है कि पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बुक में, कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टियां ऐसी होती है जिसको वोट परसेंटेज 70 मिल रहा है। आप देखोगे 70% वोट, 50% वोट, 60% वोट ऐसे मिल रहे हैं, यानी वोट परसेंटेज ठीक है, लेकिन सीटें उसकी कम हो जाती है। कई बार क्या होती है, सीटें उसकी ज़्यादा हो जाती है लेकिन वोट परसेंटेज कम हो जाता है। ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये यहाँ पे पॉसिबल है सर्वाधिक मत वाले में, ठीक है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, हर पार्टी को प्राप्त मत, जो उसको वोट मिले उसके अनुपात में ही सीटें दी जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बेहतर माना जाता है इस वाली व्यवस्था को। यानी जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट, जिस अनुपात में वोट मिल रहे हैं, उसी आधार पे संसद या राज्यसभा वगैरह में उनकी सीटें तय की जाएगी, ठीक है।
फिर क्या है, यहाँ पे जो विजयी उम्मीदवार होता है जरूरी नहीं है कि उसको बहुमत मिल जाए, यानी ये जो 50% +1 वाला जो क्राइटेरिया होता है, जरूरी नहीं है कि ये क्राइटेरिया होगा तभी जीतेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुमत हासिल होता है तभी जीतता है। बहुमत आपने देखा था ना, प्रेफरेंस देखी जाती है 1 2 3 4, 1 में किसको सबसे ज़्यादा चुना गया है, पूरा देखा जाता है, तब यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल से। देखिए मान लीजिए क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो कोई आपका क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ से क्या है, वहाँ से 100 वोटर वहाँ पे रहते हैं। 100 में से मान लीजिए 20 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला, ठीक है, और 10 के वोटर कार्ड ही नहीं है, यानी कि 100 में से 30 खत्म हो गए, 70 है, 70 वोटर गए वोट देने। उस मान लो उस सीट से 10 कैंडिडेट थे, तो हो सकता है कि भाई किसी को 10 वोट मिले, किसी को 5 वोट मिले, किसी को 12 वोट मिले, किसी को 13 वोट मिले, किसी को 17 मिले, इस तरीके से वोट मिले। जिसके सबसे ज़्यादा हुए वो जीत जाएगा। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि 100 का उसका पहले 50% करो, फिर उसका +1 करके बहुमत देखो, ऐसा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग ही नहीं सकता। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल उल्टा, इसीलिए तो उल्टा पुल्टा हो जाता है कि वोट परसेंटेज ज़्यादा मिल रही है, सीटें कम आ रही है, किसी को सीटें ज़्यादा मिल रही है, किसी के वोट परसेंटेज कम हो रही, फिर भी हो जाता है। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है, जो कि यहाँ बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ये वाली व्यवस्था है, भारत के अंदर भी ये वाली व्यवस्था है ज़्यादा वोट वाली, और समानुपातिक वाली जो है ये इजराइल में है, नीदरलैंड में है। ठीक है, भारत में भी है ये, लेकिन कुछ चुनावों में, जैसे कि आपने देखा केवल राज्यसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में, केवल इतने ही चुनाव में है। लेकिन यहाँ तो पूरे देश की व्यवस्था इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। देखिए, सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है। ये तो हमने क्लियर पढ़ा हुआ है। इससे छोटे सामाजिक समूह का अहित हो जाता है। यानी मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ पे कुछ दबंग लोग हैं, उन्हीं की जाति, उन्हीं का समुदाय ज़्यादा रहता है, तो वही जीतेंगे। जाहिर सी बात है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वो भी जीतेंगे, वो वोट दे देंगे अपने कैंडिडेट को। बाकी जो कम जनसंख्या वाले समुदाय होंगे उनका अहित हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो ये भारतीय सामाजिक परिवेश में और यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जातिगत भेदभाव है, जाति वाला इतिहास रहा है भारत में। तो ऐसे में सामाजिक व्यवस्था जो है, सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम ये होगा कि जो दबंग होगा, जो सामाजिक समूह जो मजबूत होगा, वही जीत जाएगा बार बार। ठीक है, और जो कम संख्या वाला समाज होगा या उत्पीड़ित समाज होगा, उसका सही से प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाएगा। तो ये तो क्लियर है भाई, सर्वाधिक मत वाले में ऐसा हो सकता है। तो हमारे संविधान को बनाने वाले जो थे वो इस चीज़ को समझते थे। ठीक है, ऐसे में दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए इन्होंने उचित न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जरूरत महसूस की। इनको लगा कि जो संख्या में कम है या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या ज़्यादा दबंग नहीं है, उनको तो नुकसान होगा। तो इस चीज़ को लेकर वो चिंतित थे। तो उन्होंने क्या करा, देखो उसके लिए एक ऑप्शन बनाया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल वाला। ठीक है, जो कि गलत था, जो अंग्रेजों द्वारा लाया जा रहा था, फूट डालने वाला सिस्टम था ये। तो स्वतंत्रता के पहले भी इस पे काफ़ी बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत करी थी। इसका क्या होता था, पृथक निर्वाचन मंडल, इसका गांधी वगैरह सब ने इसका विरोध करा था। इसमें नुकसान क्या था, देखिए इसका अर्थ ये था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे। मान लो कोई एससी कैटेगरी का है, वो चुनाव में खड़ा हो रहा है, तो केवल एससी ही उसको वोट डालेंगे। ये वाला सिस्टम हो रहा था, जो कि गलत था। ठीक है, संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी, उनको शक था। उनका विचार था कि ये जो व्यवस्था है, ये जो इसका उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उन्होंने, संविधान बनाने वालों ने क्या दिमाग लगाया, क्या नई तकनीक निकाली, इन्होंने जो विधानसभा क्षेत्र है उसी को आरक्षित करने का फैसला किया कि आरक्षण दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हो ना कि ये सीट एससी में चली गई, ये सीट एसटी में चली गई, यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, या ये फीमेल में चली गई सीट, फीमेल ही चुनाव लड़ सकती है। तो इस तरीके से सीट को आरक्षित करने का कदम उठाया गया था। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे, ये सोच के उन्होंने केवल प्रत्याशी, ठीक है, या समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा और उसके लिए सीट आरक्षित कर दी जाएगी। यानी एक समुदाय के लिए सीट आरक्षित कर दी जाएगी कि हर पार्टी के कैंडिडेट जो हैं उसी समुदाय के कैंडिडेट को वहाँ पे उतारा जा सकता है। ठीक है, हर पार्टी उसी समुदाय, यानी मान लो एससी में चली गई ये सीट, तो जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं सभी अपनी अपनी पार्टी से एससी कैंडिडेट को ही चुनाव में उतार पाएंगी। तो ये सिस्टम किया गया था।
इसके बाद है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार। देखिए क्या था कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि भारत के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के, किसी भी समुदाय के, रंग रूप कुछ भी हो, वेशभूषा कुछ भी हो, उनका बोलने का तरीका कुछ भी हो, ठीक है, कहीं के भी वो रहने वाले हो, सभी को जो 18 वर्ष की आयु जिनकी हो चुकी है वो मतदान कर सकते हैं, ये अधिकार देता है। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। क्या आपको पता है आज के समय में जो 18 साल एज है वोटिंग की, पहले ये 18 साल नहीं होती थी। पहले कितनी होती थी? 1989 तक ये 21 ईयर यानी 21 साल की होती थी। यानी जो भारत का नागरिक 21 साल का है वो ही वोट दे सकता था। लेकिन 1989 में क्या हुआ, संविधान में संशोधन किया गया, बदलाव किया गया और 21 साल वाली एज को घटाकर 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार है और सभी चुनाव भी लड़ सकते हैं। आप चाहो तो आप भी चुनाव लड़ सकते हो, मैं चाहूँ तो मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये अधिकार हमको देता है हमारा संविधान। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। और मैं आपको क्लियर बता दूं, जो जो टॉपिक मैंने कराए हैं आपको ये टॉपिक बहुत सीरियस होके पढ़ने। ठीक है, आप सीरियस होके पढ़ोगे इसको तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि ये यही टॉपिक हैं जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। इससे बाहर नहीं आता कभी भी क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।